है। मनरेगा के मजदूर को हमने प्रतिदिन महंगाई के हिसाब से 400 रुपए देने की बात कही। मोदी सरकार ने क्या किया कि 5,000 करोड़ के बजट में कटौती कर दी। अगर हमारा तो शहीद हो जाता है या किसी इमरजेंसी में शहीद हो जाता है तो शहीद का तो आज ये किस तरह का लालच है? ये डायरेक्ट घूस नहीं है। पहले जाके जनता को राहत, आपकी बात पूरी हो गई, जनता को राहत की बात करती है कांग्रेस। जो भी करना हो सहकारिता सब कुछ करिए। 4 साल का भारतीय सेना में ट्रेनिंग लीजिए, उसकी एवज में आपको पैसा भी मिलेगा जिससे आपका और आपके घर का खर्च चल सके। लेकिन यहाँ पर उसका अलग बाउंडर खड़ा कर दिया। मैंने वो बातें कही जो जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, जो मूल मुद्दे हैं उसकी मैंने बात की और भाई ने मंदिर की बात की। फर्क ये है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि पूरे देश को पकौड़ा तलने वाला मजदूर बना दिया जाए। आखिर जब पूरा देश पकौड़ा ही चलेगा तो खाने वाला कोई होना चाहिए। सवाल बड़ा, बच्चों की फीस इस कदर बढ़ती जा रही है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को मजदूरी करके पढ़ा नहीं सकता। क्यों? तो गरीब आदमी जब पढ़ लिख लेगा तो समस्या ये है कि इनके रैलियों में नारेबाजी कौन जाएगा। रोजगार इसलिए ये नहीं देते क्योंकि इनकी रैलियों में भीड़ चाहिए वो गरीबों के बच्चों की। इनको धर्म की राजनीति ये करते हैं। रोजगार पार्टी की सरकार मिली, आप मुझे बता दें 2004-2014 में कांग्रेस की सरकार से कितने घोटाले हुए, सब रिकॉर्ड है। रोजगार जो मिला है, जिस पोर्टल के रोजगार का डेटा अपलोड होता था उस पोर्टल को मोदी सरकार ने बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इनकी नाकामी बेपर्दा हो जाती, पब्लिक को पता चल जाता कि हर महीने रोजगार नहीं मिल रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि ये विकास की बात, वादे 15 लाख से शुरू हुई बात 5 किलो राशन पे आके टिक जाती है। सवाल बड़ा ये है कि गरीब आदमी को 5 किलो राशन मत दीजिए आप, लेकिन अगर उसको 400-500 का गैस सिलेंडर देंगे तो उससे उसका जीवन ज्यादा आसान होगा। आप इस बात को मानते हैं? पूछिए इनसे कि 500 का सिलेंडर ठीक है या 1000 का, जवाब दे दें। भाजपा के साथ ही और ये 500 का सिलेंडर या 1200 का, ये अलग बात। ये बात अलग है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये। हमने आपके विषय नहीं बोला, बात को पता है विपक्ष क्या आदत है? सरकार भी तो जनता में आती है। विपक्ष की सबसे बड़ी क्या दिक्कत है? वो क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर नहीं कर सकते। आंसर नहीं है क्योंकि उन्होंने नहीं की, तो अब हो रहा है सरकार में। वो देख के इनको बड़ा अजीब लग रहा है, इतना सब कुछ हो गया है। हम 2 बार से सरकार में नहीं आ रहे हैं और फिर चुनाव होने वाला है, तब भारतीय जनता पार्टी कम से कम 350 से ज्यादा लेके आ रही है वापस। और रही बात और बदलाव की, हर जगह बात है कि आपने 500 का सिलेंडर, विकास जहाँ होता है सिलेंडर वो 500 क्या आपकी सरकार महंगाई नहीं है? आप 2004 यहाँ जो गरीब जनता, यहाँ जो पब्लिक है उससे पूछ लो क्या कि 400 का सिलेंडर में क्या 1000 इस सरकार और मंदिर आगे राजनीति कौन करता है? बात मंदिर कौन करता है? लखनऊ एक भी स्मार्ट सिटी बता दीजिए। मैं इसी बनारस में इसी गली से चलते हैं, रिवर ओवरफ्लो होते गंदी बजबजाती है, अभी दिखा देते हैं। अभी तब नहीं, मंत्री है प्रदेश सरकार में यहाँ से, जो उनके घर के पीछे वाली गली में दिखाता हूँ, गरीब आदमी के लिए बजबता नालियां हैं और गंदी गलियां हैं। जो मेन रोड बनाने से विकास नहीं होता, विकास गरीब जनता के लिए। जो आप बता रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं, ये तो 2014 से पहले भी। अच्छा, मतलब ये वैसे रहना चाहिए आपके हिसाब से? बोलिए दो बात भाई मेरे। ये नालियों की जिम्मेदारी जानते हो किसकी है?
नगर निगम की है। पिछले 35 वर्षों से नगर निगम भाजपा काबिज है नगर निगम में। तो ये नालियां अगर खराब है, ये सड़कें अगर टूटी है, ये तालाब का पानी गंदा है, तो उसके लिए नगर निगम का भाजपा जिम्मेदार है। और मैं बता दूं भाई, भाजपा के जो कह रहे थे कि 50 लाख का पानी बिक रहा है, जानते हैं वो क्यों? 50 लाख का पानी इसलिए बिक रहा है क्योंकि भाजपा जलकल और नगर निगम की जो सत्ता है वो साफ सुथरा पानी सप्लाई करने में विफल है। इस विफलता को गिना रहे हैं सफलता के रूप में। बड़ा सवाल है कि इस गरीब आदमी जो बैठा है अगल बगल, वो कै बोतल पानी खरीद के पी पाएगा या अपने परिवार को पिला पाएगा? क्या बताइए आप? कौन सा ऐसा पर्यटक बोतल का पानी ये खरीद कर पीता है? इसमें से कौन बोतल का पानी खरीद कर पीता है? वे बोतल का पानी खरीद कर वही पीता है जो बाहर से आकर यहाँ पे पर्यटक के रूप में प्रवास करता है। ये हर व्यक्ति के घर में आप ये पूछिए कि लोगों ने अपने घरों में आरओ लगा रखा है कि नहीं पानी छान के पीने के लिए? कौन है यहाँ पे जो बिना आरओ के घर में पानी पी रहा है सप्लाई का? हाँ हाँ बिल्कुल है, संपन्न हो रहे हैं, हर हाथ रोजगार है, हर हाथ में पैसा है, सुविधाएं बढ़ेंगी। आज पहले के हमारे समय में, वही 14 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, साइकिल से चलता था तमाम तरह के। पर आज आईफोन से लेकर मार्केट में इतनी महंगी महंगी फोने चल रही है, हर युवा के हाथ में स्मार्टफोन है, हर युवा के पास 14 से पहले साइकिल से चलता था, ऑटोमोबाइल सिलेंडर ऑटोमोबाइल का बात कर रहे हैं। आज 14 से पहले 400 के सिलेंडर मिलता था, इसके बावजूद भी लोग लकड़ी से और गोहरी पे खाना बनाते थे। 44% से अधिक लोग, आज लगभग 92% लोग बस 1200 का 1400 का गैस सिलेंडर खरीदते और खाना बना रहे हैं। कैसे? आखिर 400 का सिलेंडर खरीद के जो व्यक्ति खाना नहीं बना पाता था, आज कैसे वो 1100 का सिलेंडर खरीदकर 92% तो सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय का रिपोर्ट है। आइए इतिहास में 10 वर्षों में विश्व के किसी भी देश में इतना रोजगार नहीं मिला। ना भाई टोटो एयरपोर्ट रेल, मतलब मैं क्या बात सुन लीजिए, जब लाख लोग लगभग इसी बनारस शहर के अंदर आते हैं। सुन लीजिए और ये बोले कि 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निगम का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल सही। काशीवासियों का अपमान आप कर रहे हैं। काशीवासी क्यों नहीं आप उस नगर निगम की कुर्सी पर बैठा रहे हैं? या फिर काशीवासी को आप पागल कहना चाह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से? काशीवासी पागल है, इसलिए 35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के मेयर। अरे तो ये 70 एक अब ये देखिए हमारी जनता है, आप कहते हैं इन लोगों की बात आप सुन ली है। अब आइए हमने जनता के बात चलते हैं। मुझे ये पूछना है कि अगर भाजपा के नगर निगम पे अगर सवाल कहने से जनता का अपमान है, तो क्या 70 साल पे सवाल उठाने से हमारे बाप दादा का अपमान नहीं होता है? 400 वाले पार्टी को बुला दीजिए, वो हर घर में आरोप पास देने लगेगी। वोट करिए, नगर निगम को मतदान होने वाला है, जस्ट होगा, मतदान करिए, परिवर्तन लाइए। सर मेरा एक सवाल है सत्ता पक्ष से। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भारतीय सुप्रीम ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि ईवीएम जिसको चैलेंज किया था कि आके जिसको ईवीएम में छेड़खानी करनी है करके दिखा दे। लेकिन एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ही अच्छे हैं, इतने ही लोकप्रिय हैं, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति में उन्होंने अपना हस्तक्षेप क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी क्यों उसको जब उसमें साफ साफ प्रधानमंत्री थे, सीजीआई चंद्रचूड़ थे और विपक्ष के नेता थे, तो उसमें क्यों चंद्रचूड़ साहब को हटाकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी को डाला? अगर वो चुनाव में बेईमानी नहीं कर रहे, निष्पक्ष हैं, तो क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश को पलटा? इसका जवाब मैं आपसे ही जानना चाहूंगा सर, आरएसएस के लोगों से भी जानना चाहूंगा लेना चाहते हैं कि आखिर चुनाव में उन्होंने ऐसे फेरबदल क्यों किया? अगर आपके अंदर बेईमानी करने का वो नहीं है तो पहले ये भाजपा से सवाल है, इसका क्लैरिफिकेशन तो वो दे दें। ये जो बातें आप अभी बोल रहे हैं, क्या ये शुरू में हुआ? टीएन सेशन चुनाव आयोग को उसमें इतिहास आपको याद है? जी जी टीएन सेशन के जी समय जी और जो गलत है मैं उसको गलत सर, टीएन सेशन के को और आज के चुनाव आयुक्त को आप कंपेयर कर सकते हैं एक साथ? उस समय एक हुआ करते थे, अगल बगल में हमको कमजोर सर मेरा सवाल आप सवाल से भटका रहे। मेरा सवाल है कि मोदी जी ने क्यों सीजीआई को हटा के अमित शाह को रखा? मेरा सवाल ये है। मैं सेशन जब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने लगे सर अगर नहीं पहले बैठाया गया, मोदी जी ने नहीं सेशन के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, टीएन सेशन के समय से भाई अगल में बगल में सुधार के लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार है नहीं ना?
सुप्रीम कोर्ट के सवाल से आप भटका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि भाई जब तक कोई निष्पक्ष इलेक्शन कमीशनर और CEC को नियुक्त व्यवस्था नहीं बनाते तब तक आप CBI, नेता प्रतिपक्ष और सत्ता का जो लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री, ये तीन लोग मिलकर जब नियुक्ति करेंगे तो निष्पक्षता थोड़ी। आखिर ये क्या कारण था मोदी जी को किस बात की डर थी कि उन्होंने CBI को हटाया? अभी आपको पता होगा कि ये लोग अगर इतना ही लोकप्रिय हैं, भाई कह रहे थे 350 मोदी जी कहते हैं 400, सवाल बड़ा ये है 400 पार। और मैं कहता हूं कि भाजपा की 400 सीटों पर हार लिख के ले लेना आज की बात। और मैं आपको बता दूं, ये अगर सरकार होती तो आज यहाँ कोई भाजपा का बड़ा नेता बैठा होता। क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि जवाब नहीं दे सकते हैं। और मोदी जी ने अगर विकास किया होता होते तो क्या 20 करोड़ लोगों को जब रोजगार दे देते वादे के मुताबिक ना, तो 5 लोगों का एक परिवार का साइज होता है। 100 करोड़ लोगों को सम्मान से जीवन जीना को मिलता और 80 करोड़ लोगों को इनसे 5 किलो राशन नहीं देना पड़ता। भैया ये बता दीजिए भैया आखिर क्या बन रहा है कि सोनिया गांधी को सवाल का जवाब दे नहीं रहे। भैया राहुल गांधी राजनाथ भाग गए, प्रियंका गांधी पता नहीं लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। परिवारवाद, परिवारवाद में एक नाम का अध्यक्ष पाकिस्तानी सारा फैसला 4 जवाब के अंदर होता है। तो हर बात पे बोली। एक बात और बतला दूं, कहीं आपको है लगा दिया सरकार जवाब देने से भाग रही है। सत्ता पक्ष से अपने जवाब जो पब्लिक ने सवाल किया उसका भी जवाब नहीं दे रहे। तो हमने क्योंकि सत्ता की जिम्मेदार को जवाब दे ही क्यों होती है। जवाब की इजाजत देने के लिए जवाब सुनने में हिम्मत नहीं। चलिए जवाब नहीं प्रयास करते हैं। ये आइए मैं एक और हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के इनसे पूछना चाहूंगा, आप सरकार के 10 विकास और क्या बोलना है? क्या आप इन बातों से सहमत है या अपनी असहमति है? भैया विकास से जीवन और धर्म और अच्छा होता है। ये तो आपने क्यों नहीं हो सकता? इसकी वजह थी कि मंदिर अच्छा हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं क्या में मंदिर का चल रहा है। हमारे जगत गुरु श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे ही बड़े होते थे। चारों जो हमारे शंकराचार्य थे उनकी बात को उन्होंने डिनाइल कर दिया। उसके ऊपर से उनको कोई प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। तो शास्त्र में एक है और ये शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी शादी जब शादी विवाह हो जाता है तो अपनी पत्नी के बिना किसी भी अनुष्ठान में अगर पूरा नहीं माना जाता। 7 वचन जब 7 वचन शादी को मिलते हैं लोग, उसमें ये वचन भी होता है। लेकिन अब पता नहीं खुदा बहन जी कहा नहीं है और उसके बिना इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। प्राण प्रतिष्ठा से क्या फलीभूत होगा क्या नहीं होगा अपने आप को समझ सकते हैं। 24 के बाद भैया आप 4 सीट लाने वाले हैं तो आप किसी जल्दी कर सकते आप और बड़े तरीके से आयोजन करके इसको कर सकते हैं। चारों शंकराचार्य भी तक अपनी लगाया गया एक और सिर्फ जो है कट्टर पद को फैलाए
बहुत बड़े हमारे यहाँ जो माम थोड़ा सा तेज मुझे इधर लगा देंगे ताकि लोगों को सुनाई दे। आप इनकी बात कर बात होती है ना, हम 2% इशू पे आ जाते हैं लोग। जब बात होती है की बात हो, उन्होंने बोला क्या 500 पा रही, क्या आप लोग कहाँ थे 2084 तक आपकी सरकार, क्या आप लोग कहाँ थे? बीजेपी के आने से राम मंदिर का हुआ। कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार थी जिसने अपने 24 वकील भी खड़ी किए थे राम मंदिर के नाम पे। पहले सुनो, नहीं, अरे सुन लो पहले, आपके बात सुन लो, झूठ बोलना है। अरे सुनिए पहले, आप दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले जो वकील होता है वो पार्टी का नहीं होता है, वो उस क्लाइंट का वकील होता है। और राम जेठमलानी भी अफजल गुरु के वकील थे जो भाजपा के राज्यसभा सांसद। वकील बतौर प्रोफेशनल क्लाइंट के लिए खड़ा होता है, तो उसको इस तरीके से मैच नहीं। दूसरी बात, इनकी बातों को बेपर्दा मैं ऐसे करता हूँ कि प्रवीण भाई तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकारें थी या बाकी दलों की सरकारें थी तो हम मांग करते थे कि राम मंदिर का कानून लेकर आइए और मंदिर निर्माण कराइए। कांग्रेस को हम इसी बेस पे कहते थे कि राम के खिलाफ है, राम को नहीं मानते। लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी आपकी सरकार आ गई तो आप फिर क्यों नहीं इसको कानून बना के मंदिर बनाते हैं? जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसी प्रवीण भाई तोगड़िया को, जिसको Z+ की सुरक्षा मिली थी, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया विश्व हिंदू परिषद से। और जानते हैं Z+ की जिसको सुरक्षा मिली थी, वो आदमी अधमरे हालत में नाली के किनारे था। कैसे? उसी गुजरात में, क्योंकि इस सरकार ने वो किनारे लगा। तो अगर कांग्रेस कानून बना के मंदिर नहीं बनाई, कांग्रेस का क्या कहना था? यही ना कहना था कि कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट जो निर्णय करेगा हम मानेंगे। वही चीज इस समय भी हुआ। तो ये कैसे कह सकते हैं? मोदी जी का एक चवन्नी का दान उसमें है क्या? देश की जो 140 करोड़ जनता है उसने जो चंदा किया उससे वो मंदिर बन रहा है। सरकार का एक चवन्नी नहीं लगा है। सरकार ने कानून बना के मंदिर नहीं बनाया, सरकार ने कोर्ट के आदेशों पर मंदिर बनाया है। और इस बात के लिए कांग्रेस भी पहले ही कह रही थी कि जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो राम मंदिर में भाजपा और मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने वाली बात है। अगर मेरी इन बातों को खंडन करें तो सही है, सहमत है आप इनकी बातों से? और पार्टियां देश की जो है श्रेय लेना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, और भी देश में पार्टियां हैं वो नहीं श्रेय लेना चाहते, क्योंकि राम के नाम का धंधा हम नहीं करते। राम आदर्श है, हम राम का आदर्श मानते हैं, राम की पूजा करते हैं। और आस्था मेरी व्यक्तिगत बात है। इसके अंदर कम्युनिकेशन करने की क्षमता नहीं है, इसके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देने में कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अब इनका मैंने 15 मिनट सुना, एक शब्द नहीं बोला। आप लोग खड़े हैं, ये देखिए, आपके पास ये जाएंगे, आप फिर बोलिएगा। आपने बोला, उसका जवाब सुन लीजिए। कम से कम योग्यता का लक्षण है कि आप उसका जवाब सुनेंगे। पहले देश की और पार्टियों की, भारतवर्ष के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मंच पे आकर एक बार खाली जय श्री राम बोल दीजिए, या एक तो खाली पट्टा लगा लीजिए एक बार, या आपके मन से एक स्वस्ति वाचन हो जाए, या एक बार माथे पे तिलक लगाए। आपके माथे पे तिलक मेरे पे है। और धर्म की राजनीति की बात करते हो, जीवन भर मंच पर टोपी पहनकर नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति, क्या मस्जिद था तो धर्म की बात? आइए आइए आइए, आज मंदिर हो गया तो धर्म की बात, आज मंदिर हो गया तो धर्म की बात हो गई। और इससे पहले नहीं थी। देश के अंदर एक समय ऐसा है भाई, 5-5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की किसी मस्जिद में नहीं जाएंगे, टोपी नहीं लगाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश जाएंगे, दुबई जाएंगे तो वहाँ चादर चढ़ाएंगे। झूठ बात है।
ये कैसी बात है? इन बातों के लिए सवाल कीजिए। जिस देश में, जिस अरब कंट्री में रक्षा बांधने पे माथे या पे फोटो चंदन दूंगा लगाने इस चीज पे- का। और ढंग से करेंगे। कंट्री में रक्षा बांधने पे माथे पे चंदन लगाने पे कारावास झूठ बात। आज वहाँ विश्व की सबसे बड़ी हिंदुओं का मंदिर नहीं नहीं, और वहाँ फूल ये माला झूठ दिख बोल रहा रहे है। हैं। बेसिक बात ये है, आप गूगल है, सैटेलाइट है, यही से आप ये कब बता रहे हैं कि इसके लिए जेल लिया है? ऐसा है, ये फर्जी बात कर रहे हैं। कहीं भी विश्व का सबसे बड़ा हम उसी देश की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये सारे लोग मिलकर हर धर्म का सम्मान, जहाँ हर धर्म का सम्मान होता है, लोग फरोख्त और व्यापार करने जाते हैं। ठीक है? समस्या क्या है कि यहाँ तो बड़ी पंथी है, धर्म की कोई जानकारी नहीं है। टीका चंदन की बात कर रहे थे, टीका लगाए हैं का? वही पूछ लीजिए। मैंने लगाया है क्योंकि मैं बाबा का नित्य दर्शन करता हूँ। आगे पार्टी पे हट गए, आप पार्टी मंच के लगा सकते संदेश खाने में इतना बड़ा मुद्दा हुआ महिलाओं का, तो क्यों नहीं कहिए? अब मैं आपको बात पूरी कर भैया, प्रधानमंत्री जी संदेश खाली जाना चाहते हैं, चाहिए मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? पीएचयू की उस छात्रा के साथ जो इनके भाजपा के पदाधिकारियों ने गैंग रेप किया, बंदूक की नोक पे, शर्म क्यों नहीं आई कि 3 बार प्रधानमंत्री आ चुके, उस बच्ची से क्यों नहीं मिलने? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैं एक पार्टी से जो है अपना विचार जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ साफ साफ अभी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है। उनके 5 में मुद्दों पे बात, कैमरा की तरफ थोड़ा दिखा दीजिए, ये 5 किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। 5 मुद्दे जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, उसके बारे में दिखा दूं। अभी कांग्रेस में बात करें, ये आप देख रहे हैं, मैं बहुत देर से सबको सुन रहा था। सबसे पहला मुद्दा इन्होंने कहा है कि जो है जल, एक जो कॉमन सी बात है, मैं बहुत बड़े बड़े चीजों की बात नहीं करूंगा, लोकल मुद्दे की बात करूंगा। हम जल जीवन मिशन आरंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को पाइप से पानी आपूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रम नल से जल चलाएंगे। पानापूर्ति के लिए बहुत जगह चलाया गया है और इससे जनता अपना विचार देखेगी कि क्या जल नल की व्यवस्था जो की गई है वहाँ पे शुद्ध जल आता है कि नहीं आता है। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक मेरे घर में जो है शुद्ध जल तो नहीं आता है और जल आने का भी समय बहुत लिमिटेड है। दूसरा, ये सड़क से समृद्धि की तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है लीपा पोती तेज कर रही है। अब तक जो है सिगरा की सड़क धंस गई और लखनऊ में इतना धंस गया कि कार उसमें धंस गई। और आज ये जरा स्वच्छता की ओर भी बढ़ जाइए। स्वच्छता के नाम पे जो कचरा निकाला जा रहा है उसका निस्तारण करने के लिए जो अगल बगल के गांवों को भयानक प्रदूषित किया जा रहा है, उसके बारे में भी बात होना चाहिए। सूचना से सशक्तिकरण की ओर 5वां मुद्दा जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, RTI मांगने पे हमारे कई मित्रों ने जो है RTI मांगा और अगर आप ज्यादा डीप जाते हैं तो आपको जो है आपके ऊपर केस चला दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, नीति तंत्र है या तानाशाही तंत्र है, इस पे भी बात करने की आवश्यकता है। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, इसके लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दे रखा है फेडरलिज्म यानी संघवाद की बात किया है। और जरा बताइए, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाता है तो फिर कैसा संघवाद? क्षेत्रीय मुद्दे गायब हो जाएंगे। जल, नल, कल, बिजली, यहाँ पे इतने पब्लिक है, जरा पूछिए आज से जो है स्मार्ट मीटर पहले नहीं लगा था तो बिजली का बिल कम आता था। तब 100 वाट और 200 वाट के बल्ब जलते थे, तब भी बिजली का बिल कम आता था। और आज जो है स्मार्ट मीटर लग गया, LED बल्ब लग गए जो 15 से 20 वाट तक में बहुत बढ़िया रोशनी देते हैं। पंखे 40 वाट के हो गए, जो 100 वाट के पंखे चलते थे, तब भी बिजली का बिल आज से 10 साल से पहले देखिए 4 से 5 गुना ज्यादा आ रहा है। तो इससे भी पार्टी को विचार करने की आवश्यकता है और जनता को जो है इस पे सोचना चाहिए। ये जरूर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे जैसे कांग्रेस की सरकार में पहले जितने हुआ करते थे, जितने पैसे कांग्रेस की सरकार में आवंटित हुआ करते थे, शायद ही उसका 10% जो है जनता के लिए खर्च होता था। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं यह
स्पष्ट रूप से नहीं, ये आरोप आपका गौरव जी बोलने दीजिए, बोलने भारतीय जनता पार्टी में जो है पैसे जो आते हैं वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन पर उनके कंपेयर में जो है ज्यादा सदुपयोग में आ रहे हैं। अभी हमारे कुछ बड़े भाई साथी जो है बोल रहे थे, भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस तो महाभ्रष्टाचार का मुद्दा पहले ही भूल चुका है। हाँ, बीजेपी का भ्रष्टाचार अभी दबा हुआ है। ईडी और सीबीआई का जो है शिकंजा उनके हाथ में है। और आज अभी देखिए कई मुद्दे निकल के सामने आए। टीवी न्यूज एंकरों ने एक आध दिन दिखा दिया भ्रष्टाचार। वो बीजेपी के बंगाल में मंत्री पैसा लेते हुए साफ साफ वीडियो आया। कल तो वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनको जेल नहीं हुआ, जेल नहीं किया। यानी जितने भ्रष्टाचारी हैं अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो उनको बेल मिल जाता है। थोड़ा सा कांग्रेस भी आ जाते हैं। इंदिरा गांधी के समय में देखिए कितना ज्यादा जो है तानाशाही चरम पे था। हमको लगता है कि जो है आज तानाशाही पार्टी पे जो है भारतीय जनता पार्टी गई। इस तरह के अभी भी मुद्दे हैं और हम आगे बात करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे भाई, निष्पक्षता उन्होंने दिखाई नहीं। मैं बताऊं, जो स्वच्छ भारत मिशन कह रहे हैं ना, वो पहले संपूर्ण स्वच्छता अभियान, क्या होता है भ्रष्टाचार की बात। एक भी भ्रष्टाचार की जांच सरकार में नहीं होता, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो नरेंद्र तोमर के बेटे का 10,000 करोड़ हो। और है क्या, मोदी जी पहले ईडी भेजते हैं, सीबीआई इनकम टैक्स भेजते हैं, फिर उसके बाद उनसे चुनावी चंदा, तो उनका मामला सरकार तंत्र के साथ। वो सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तू जी कहा था कि 1 साल के अंदर सारे लोगों को अरे सुन लीजिए, 9 दिन के अंदर जेल भेजेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक आदमी 10 साल में जेल गया हो तो बता दीजिए। एक दूसरी बात, अपनी जांच क्यों नहीं होने देते? अगर इतने ही अच्छे हैं तो जांच करा देते, नहीं कराया। मैं बताता हूँ कि कांग्रेस की सरकारों में जब आरोप लगे, विपक्ष ने मांग की जांच हो। कांग्रेस में मनमोहन सरकार ने अपने मंत्रियों के खिलाफ जांच कराई। पीछे बता देते हैं, राजीव गांधी के ऊपर जब भाजपा ने आरोप लगाया वो घोटाले का, कोर्ट ने 35 साल बाद कहा कि एक रत्ती का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, झूठे आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है। लेकिन राजीव गांधी ने कहा जब आरोप लगे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जांच कराएं, और हुआ। मोदी जी कहेंगे जांच नहीं होगी। मोदी जी क्या कहेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत भ्रष्टाचारी, भाजपा में आ जाएगा उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। जिनके ऊपर भाजपा आरोप लगाती है भ्रष्टाचार के, वो जैसे ही भाजपा में आते हैं भाजपा वाले उसको नेता बना लेते हैं। बात पूरी होने दो। अजीत पवार 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं 70,000 तेरा, जैसे ही वो भाजपा में जाते हैं डिप्टी सीएम बन जाते हैं और वित्त मंत्री भी। मतलब जिसको चोर कहते थे उसी को तिजोरी की दे दी। ये है। अभी कई लोगों के ऊपर से ईडी के मामले हट गए। क्यों? पहले आप चोर कहते थे बड़े, लेकिन भाजपा जवाब इसका मैनिफेस्टो जरा देखिए। यहाँ पे राहुल गांधी का चित्र बना हुआ है और साफ साफ इनको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इन्होंने लिखा है कि मेरा किया हुआ वादा मैं कभी नहीं तोड़ा। तो आप बताइए कौन सा भ्रष्टाचार का वादा उन्होंने किया था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार। कब का ये मैनिफेस्टो है? क्या राहुल गांधी सरकार में है? उन्होंने लिखा है, सुनिए सुन लीजिए। हमने जो किया, हमने हर भ्रष्टाचार के आरोप यही जांच कराई पास पेशेंस और जांच कराई। जांच में टीवी में क्या हुआ, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें भ्रष्टाचार के कोई साक्ष्य नहीं है। और ये बता दीजिए ऐसा हुआ। तो महंगाई की बात कर रहे थे, पेट्रोल का मैं मुद्दा ले लेता हूँ। आज पेट्रोल चाहिए 100 रुपया लीटर है। आज से जरा 10 साल पहले चले जाइए, 82 रुपया लीटर पेट्रोल जो है कहाँ बिका था? कहाँ? मैंने 71 देख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ 2014 मई में। अरे सुन लीजिए, मैं 2011 71 71 अरे सुन लीजिए 2014 में 71 प्रधानमंत्री
सुनिए, के पहले बात 71 2014 मई में जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे तो 69 रुपए 77 पैसे उस दिन का पेट्रोल का रेट था। आप इसको वेरीफाई करें। 2011 दूसरी चीज, अरे मैं 11 पे भी आता हूँ, 11 पे भी आता हूँ। 14 का 71 था 71 भाग लेटेस्ट। अरे मैं बात पूरी कर दूं उसके बाद बता। मैं 11 नहीं, मैं बोलूंगा। वैभव जी सुनिए, 2014 मई में $122 कच्चा तेल था और पेट्रोल का रेट था 70 रुपए। नहीं, 2014 में $122 कच्चा तेल था और पेट्रोल था 70 रुपए। 2011 में $167 कच्चा तेल था। जो ये बता रहे हैं बनारस में कभी 82 रुपए नहीं हुआ, 71 से ज्यादा नहीं था। रुपए में हुआ था, 71 लास्ट था। बॉम्बे में 82 रुपए हुआ था। लेकिन ये भाई बताएं कि आज जब कच्चा तेल $70 प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रुपए क्यों? बस अब आप बोलिए। हाँ पहले तो बोला रिक्वेस्ट है कि सबका बात सुनिए, सारा बात 100 रुपए क्यों है ये बता दो। ठीक है, आप बोलिए। हाँ $70 पे 100 रुपया क्यों है? ये देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्ष तो रख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हूँ। तो मैं सिर्फ वो मुद्दे बोलूंगा जो दोनों पार्टियां बता रही हैं। अभी देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो है अभी तुरंत जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जरा चर्चा कर लीजिए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करते हैं, लगातार चर्चा में है। तो 5,000 करोड़ का अभी जो है 2023 का डाटा है, 5,000 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। 900 कुछ रुपए का चंदा जो है अब हमारी जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में विस्तार में इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वह जब कोई भी व्यक्ति SBI के अंदर एक फंड बनाया जाता है पार्टी के नाम से और कोई भी व्यक्ति जो है उसमें चंदा देता है, जिसको जो है हिडन फॉर्म में रखा जाता है, उसको बताया नहीं जाता। अभी जो है मेरे पास 3-4 डाटा है, मैं आपको दिखा दूं। अभी जो है देख रहे हैं 3-4 कंपनियों का आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यशोदा स्टील पर 162 करोड़ का इन्होंने चंदा दिया। उसको अभी इतना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इतना दिखाया गया। ये जो चंदा दिया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, 1,000 करोड़ का 1,200 करोड़ का चंदा मिला, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किस पार्टी को कितना मिला है। लेकिन पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी 5,000 एक सर्वे में निकल के आया है, ABS सर्वे रिपोर्ट में है कि 5,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला। 957 करोड़ जो है चंदा जो है कांग्रेस को मिला। लेकिन क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सा व्यक्ति आपको चंदा दे रहा है और उस चंदा का आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? जब ये बड़े बड़े कंपनियों का घोटाले निकलते हैं तो आज 5,000 करोड़ का घोटाला निकला तो आपने कहा कि पार्टी चंदा डाल दीजिए, 1,000 करोड़ का चंदा डाल दिया और उसको 1,400 करोड़ का नया टेंडर मिल गया। ये किस तरह का जो है, ये किस तरह की नीति है? ये सब की बातों से कोविड का टीके का मैटर भी था इसमें। कोविड का कोई टीका जो था उसमें उनका भी शायद चंदा आया हुआ। दूसरे मैन्युफैक्चरर को दवा ना सप्लाई हो, सेरम इंस्टीट्यूट, वहाँ सेरम ने दिया था इसका। जो कोविड की वैक्सीन थी सेरम इंस्टीट्यूट की, तो उसमें भी जो है एक ही मतलब हिंदुस्तान ही ऐसा एक था। बाद में कोवैक्सीन को अलाउ किया गया, पर कोविड के उस दौर में भी जब वैक्सीन की बहुत भारी कमी थी, भारत सरकार ने बाहर की दूसरी कंपनियां जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो है जिनके टीके लगाए जा रहे थे, उसके टीके को भारत में लोगों को नहीं लगाने दिया गया था, सिवाय जबकि टीके की भारी कमी थी। और उसी सीरम इंस्टीट्यूट ने उसी पीरियड के दौर में इलेक्टोरल बॉन्ड में भारी चंदा दिया हुआ है। 500 करोड़। चलिए, अब मैं इन मुद्दों से हट के थोड़ा मोदी जी के एक जिन्होंने खास मुद्दा था उनका एक अग्निवीर, उनके बारे में थोड़ा जानकारी मैं अपने आम आदमी पार्टी के गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा। बताइए आप इसके बारे में। हमारा अग्निवीर से ये प्रश्न है, अगर अग्निवीर के लिए आपको 4 साल का मौका दे सकते हैं तो जो विधायक को 8 साल कट देंगे। सेना को कमजोर करने क्या किया जाता है? हमारी देश की सैनिकों के पेंशन पर, तनख्वाह पर उसका काफी ज्यादा पैसा
फर्क रहता है डिफेंस ब्रांड का तो क्या हमारे अंदर में और बेहतर है। आप क्या बताएं सेना के सैनिकों सबसे प्रथम सैनिकों और दैनिक आत्मबल से युद्ध लड़ता है। चार साल की एक योजना लेके चले आए, भारी विरोध हुआ, पूरे देश में हाहाकार मचा, युवाओं के बीच में काफी उत्तेजना पाई गई, आगजनी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने उस डिसीजन को वापस नहीं किया। अभी एक नया खुलासा 2 महीने पहले जनरल एम नरवणे कार्यकाल में अनाउंस किया गया था कि ये कार्यकाल में योजना लागू किया गया था सन 2022 जहाँ तक यहाँ पे 2022। इसके बाद जनरल एम नरवणे एक किताब आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अभी ये किताब जो है ये रक्षा मंत्रालय ने पब्लिश करने कर दिया। अभी प्रकाशन में इसके बारे में गूगल करके जान सकते हैं। ये जनरल एम नरवणे पूर्व सेनाध्यक्ष ने उसमें उस किताब में इन्होंने उल्लेख किया है कि कैसे पूर्व सेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष और नौसेनाध्यक्ष ने इस योजना का विरोध किया, उसको मानने को भी तैयार हुए। उसमें लेकिन उन्होंने एक संशोधन करने के लिए रक्षा मंत्रालय से बात किया माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। उसमें उनका ये तर्क था कि जो 25% की जो बार है लिमिट है 25% की 25, अगर मान लीजिए 100 हमारे युवा अग्निवीर बनते हैं, उसमें से 25 को हम आगे परमानेंट करेंगे, बाकी को 4 साल बाद हम रिटायर कर देंगे। पूर्व सेनाध्यक्ष और बाकी वायु सेनाध्यक्ष नौसेनाध्यक्ष का तर्क था, यानी सेना की तरफ से तर्क था कि कम से कम 75% जो हमारे अग्निवीर हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा। सरकार ने इसे मना कर दिया। प्लस कोई भी अग्निवीर अगर हमारा सीमा पे शहीद हो जाता है या किसी इंसर्जेंसी में शहीद हो जाता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे कैंटीन की सुविधा नहीं मिलती। अब आप यह बताइए कोई अग्निवीर किस आत्मबल से दुश्मन का सामना करेगा? अगर उसके मन में यह भय बना रहे कि 4 साल बाद मुझे निकाल दिया जाएगा, तो शायद उसके मन में एक पल को सही अपने परिवार की याद आएगी। पहले की सरकारों में यह था, वो अपने 38 वर्ष की नौकरी पूरी करेगा, उसे कैंटीन की सुविधा मिलेगी और प्लस पेंशन की भी सुविधा मिलेगी। अगर यह नहीं मिल रही है तो अग्निवीर किस आत्मबल से सेना हमारी जो सेना है, हमारी अग्निवीर है, वो दुश्मन सेना का मुकाबला करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो राष्ट्रवाद का दम भरने वाली बीजेपी, इसके पीछे क्या उसकी मंशा थी, आज तक इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। चलिए बात हो गई। अब मैं बीजेपी के वक्ता अरुण जी के पास जाके कहना चाहूंगा कि आप जी की बात सहमत है? अग्निवीर का दूसरे रूप में समझा दिया गया जनता के लिए। अग्निवीर का मतलब क्या है पहले तो समझिए। अग्निवीर क्यों लाया गया? ये इजराइल के तर्ज पे लाया गया। अभी फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में युद्ध हुआ, इजराइल का हर वह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, नौजवान, पुरुष, महिलाएं, हर व्यक्ति हथियार उठाए अपने देश के लिए। उसी तर्ज पे अब गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अग्निवीर का मतलब हमारे देश का हर नौजवान 18 से 22 वर्ष का नौजवान भारतीय सेना का ट्रेनिंग लेगा, उसको एक वेतन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। भारतीय सेना में आप 4 साल अपना सर्विस दीजिए, उसके बाद डॉक्टरी, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो भी करना हो, पत्रकारिता, सब कुछ करिए। 4 साल का पहले भारतीय सेना में ट्रेनिंग लीजिए, उसके एवज में आपको पैसा भी मिलेगा जिससे आपका और आपके घर का खर्च चल सके। लेकिन यहाँ पर उसका अलग बाउंडर खड़ा कर दिया गया। मैं राजनीतिक पार्टियों के लिए एक और सवाल जो है बोल देता हूँ। अभी जैसे देखेंगे आप, दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी लगातार जो है फ्रीबीज के कॉन्सेप्ट पे चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी उसी को देखते हुए जो रोज विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का मैनिफेस्टो में अपने जो है जारी कर दिया कि 300 यूनिट बिजली दिया जाएगा। अभी कांग्रेस के राहुल गांधी कल परसों जो है अपने बयान में जो है वहाँ जनता के बीच कह रहे हैं कि हम महिलाओं को जो है 1 लाख सालाना देंगे। मैं सारे राजनीतिक पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ
कि आप जो भी कुछ देना चाहते हैं वो किस पैसे से है, पहली बात। और दूसरी चीज कि इस तरह का लालच देके क्या आप लोगों को निठल्ला और बेरोजगार बनाए रखना चाहते हैं कि आपके पीछे ढोते रहें? ये मेरा कुछ सवाल है। राघव जी आप बताएं कुछ। देखिए, भी जो आप कह रहे हैं, लगभग 23.5 लाख करोड़ चंद कारोबारियों का दस्ता है। इसको भी समझ में माना। किसान का अगर कर्ज माफ होता है तो भाजपाइयों के पेट में दर्द हो कि वो कामचोर हो जाएंगे, निधन हो जाएंगे, ये गलत आदत है। लेकिन जब कारोबारियों को लाखों लाख करोड़ लोग ठीक है, जब किसानों का कर्जा माफ होगा तो भाजपा के लोगों का बड़ा नुकसान। उनको लगता है कि नहीं, सरकार के ऊपर भार पड़ रहा है। और भाई मेरे जो निष्पक्ष पत्रकार और निष्पक्ष वक्ता के रूप में बात कर रहे हैं वो गलत है। मैं वो ऐसा कर रहा है। देखिए, ऐसा है, जो बात ये कह रहे हैं टैक्स पेयर वो चाचा भी हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न तो नहीं फाइल करते, लेकिन वो नमक से माचिस, दिया सलाई और आटा तक के टैक्स देते हैं। तो वो जब पैसा इनको मुफ्त मिलने की बात है या उसकी सुविधा मिलने की बात है, ये ज्यादा पैसा ये देने वाले हैं। अमीर आदमी उतना टैक्स नहीं देता। टैक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है? लगभग 2.5-3 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स कितना आता है? डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है भाई, 10 गुना से ज्यादा है। तो हर वो गरीब आदमी टैक्स देता है, चाहे माचिस खरीदता है, चाहे बल्ब खरीदता है, कुछ भी खरीदता, नमक भी खरीदता, आटा भी अब तो लग गया। तो समस्या ये है कि ये सरकार तो कफन में भी टैक्स लगा दी। पहली बार गंगा जल पे टैक्स लगा दी। ये जो टैक्स देने वाला आदमी है वो हर गरीब आदमी है, सिर्फ मिडिल क्लास का, अपर क्लास का टैक्स नहीं है भैया। मैं तो ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति 75 करोड़ 100 करोड़ डांसर विदेश से मंगाता है किसी आयोजक के लिए, उसका लाखों करोड़ का कर्जा माफ करती है ये सरकार। जो आदमी घर की रोटी नहीं चला पाता है, जो गरीब किसान फसल बर्बाद हो जाने पे आत्महत्या कर लेता है, उसका चंद हजार का कर्ज माफ नहीं करना चाहते। ये कैसा नीति है भाई इस सरकार ने? मैं आपको बताऊं, झूठ भाजपा के साथी बहुत ज्यादा बोल रहे थे। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो क्या करें, बेचारे उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जेपी नड्डा विधानसभा 2022 के चुनाव में आए थे, यही चकिया में, बगल के विधानसभा में। उन्होंने कहा था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, आज तक नहीं दिया। झूठ बोलना उनका काम है। राहुल गांधी सच बोलता हुआ है। भाई जो कह रहे हैं कि 1 लाख सालाना देने की बात, अरविंद सुब्रमण्यम जो आर्थिक सलाहकार थे, मोदी जी के बड़े करीबी थे, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में 2018 में 19 के चुनाव में जब राहुल गांधी ने कहा कि हर घर 72,000, तो अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि हमने 2018 में ही ये बात आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में लिखी है, हम भी उसको करेंगे। इतना कहना था कि अरविंद सुब्रमण्यम को 6 महीने पहले आगे बात कर दिया गया, क्योंकि वो बात राहुल कही थी और राहुल ने बात कही थी, जिससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो गरीब आदमी खरीदेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। ये खुद सवाल है, ये सवाल शायद समझ नहीं पाए। मेरा सवाल है कि आप एक आम आदमी, एक जनता को रोजगार मुहैया करा के उसको सक्षम बनाना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर एक चुनावी लालच देके उसको कुछ सालों के लिए डिपेंडेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आप बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज आपकी सत्ता बदल जाएगी, कल को वो स्कीम बदल जाएगा, तब वो जनता कहाँ जाएगी? क्या चुनाव के समय में इस तरह की लालच देना जनता को क्या सही है, या इसके बदले जनता ये तय करे? मोदी जी 5 किलो राशन, एक मिनट राघव जी, भी नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। हाँ,
तो मेरा ये कहना है कि जनता को आप रोजगार देके उनको सक्षम बना के उनको जीवन भर के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं, या उनको कुछ चंद रुपए का लालच देके अपाहिज बनाना चाहते हैं। ये डिसाइड जो है जनता को करना है, जनता को इसको सीखना है और पार्टी इस पे जवाब देगी। मेरा सवाल इसका जवाब मैं जनता के पास जाना चाहूंगा, पहले मैं जनता से जवाब चाहता हूँ। तुरंत काउंटर इस पे जनता सवाल पूछेगी, जवाब नहीं देगी। और मेरा सवाल अभी कांग्रेस से है, अगर कांग्रेस के अभी के संघर्ष को देखते हुए अगर इस बार जनता कांग्रेस को वोट अगर दे देती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप पिछली बार की तरह जनता को नहीं ठगेंगे, और इस बार वापस अगर सत्ता में आते हैं तो आप क्या क्या सुविधाएं जनता को देंगे? एकदम साफ साफ शब्दों में जनता को बताइएगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जनता को क्या से क्या देगी, बताइए वैभव जी के बाद। पहले आपके जवाब को थोड़ा सा लंबा है तो बाद में देता हूँ भाई के जवाब। इन्होंने कहा कि गरीब आदमी को मुफ्त दोगे तो गरीब आदमी बिगड़ जाएगा। गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? अरे सुन लीजिए, सुनने आप सवाल नहीं सुने। मेरा फिर से कहना है कि पार्टियों का इस तरह से चुनावी समय में लालच देना क्या सही है या गलत है, और पार्टी उनको हमेशा के लिए सक्षम बनाना चाहती है कि केवल चुनाव के समय कुछ लालच देके डायरेक्ट, मैं कह लूं कि लालच देना चाह रही है। 6,000 सालाना देने लगे। अरे भाई उनका कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं और सालाना 6,000 तो ये किस तरह का लालच है? ये डायरेक्ट घूस नहीं है। पहले जाके जनता को राहत, आपकी बात पूरी हो गई। जनता को राहत की बात करती है कांग्रेस। हमारा जो संविधान है वो लोक कल्याणकारी संविधान है, लोग के लिए काम करता है। इसलिए जो महंगाई से त्रस्त जनता है उसको राहत देने के लिए हमने बात कर रहे हैं, और उसको सक्षम बनाने के लिए हमने कहा है कि 30 लाख नौकरी देंगे। हर उस पढ़े लिखे युवा को अप्रेंटिस 1 साल तक कराएंगे। अगर कोई बच्चा टाटा में या ताज में अप्रेंटिस 1 साल कर लेगा तो उस युवा को कोई भी होटल वाला अच्छे पैकेज पे हायर करेगा। ये हम बेकार नकारा नहीं बनाते। दूसरी चीज, भाई ने सवाल जो कही 6,000 साल का दे मोदी, वो फ्री नहीं है। 5 किलो राशन देंगे और 5 साल देंगे, वो फ्री भी नहीं है। लेकिन भैया जो कॉर्पोरेट को लाखों करोड़ रुपए माफ किया जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं? इनका सवाल अलग है भैया। ले ये हेलो, इधर ले, एक मिनट इधर ले। जनता के सवाल का जवाब अभी तक नहीं देना है। एक मिनट, इनका जो पूछना है कि वो जो 6,000 दे रहे हैं क्या वो उचित है? उस 6,000 के बजाय, जस्ट मिनट, उस 6,000 के बजाय हम क्यों ना कोई बिना ऑप्शन दे रोजगार का, जो आपका कहना है। ये हमारे हिसाब से ये एक अच्छी क्वेश्चन है। उसी पे वही चीज पे जवाब चाहिए आपसे। देखिएगा, महंगाई से जनता पूरी तरीके से टूट, सही बात है। लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया। इस वजह से अगर महिलाओं को देंगे तो जो महंगाई से घर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है इसमें उसको राहत मिलेगी। और हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ इसी तरह चलते रहेगा और हम कुछ करेंगे नहीं। रोजगार के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए, नौकरी के लिए हमने वादे किए हैं। किसान को उसकी एमएसपी का कानून देने की हमने बात की है। अब पब्लिक की बात का जवाब हम दे रहे हैं। हमने कहा कि हम नौकरी देंगे, और इंडिया गठबंधन ने बिहार में 2.5 लाख लोगों को नौकरी देके वो सत्यापित किया है। हमने कहा 500 का गैस सिलेंडर देंगे जिससे गरीब आदमी को राहत मिलेगी। राजस्थान में हमने करके दिया। हम सरकार में आएंगे, आपके सवाल का जवाब ये है, जब सरकार में आएंगे तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे जिससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी। एक मिनट इस बात को कंप्लीट। हम जब सरकार में आएंगे तो एमएसपी का कानून देंगे। हमने 3500 रुपए क्विंटल छत्तीसगढ़ में धान का एमएसपी दे के दिखाया है। तो हम जो कहते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो कभी पूरा नहीं। मोदी जी की बात नहीं है यहाँ ये बात आ रही है। आपका जो क्वेश्चन है कि जो आप 6,000 रुपए दे रहे हैं, इसके बदले में जो रोजगार का क्या मैप है आपके पास? आम पब्लिक को जो रोजगार देंगे उसका क्या कोई मैप है आपके पास? कांग्रेस के पास कोई मैप है जिससे हम कांग्रेस को सत्ता में ले आए? हर उस शिक्षित युवा को अप्रेंटिस देने की बात हम कर रहे हैं। जब उसको अप्रेंटिस देंगे तो उसके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। हमने यही बात कही कि जब हम अप्रेंटिस देंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं। और जितनी योजनाएं हमने पहले से लॉन्च की है, मनरेगा के मजदूर को हमने प्रतिदिन महंगाई के हिसाब से 400 रुपए देने की बात कही। मोदी सरकार ने क्या किया कि 5,000 करोड़ उसके बजट में कटौती कर दी।
जो मनरेगा की बात करते थे कि नहीं ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, उसी मनरेगा ने पूरे कोरोना काल में गरीबों को संभाला और मोदी जी उसी की तारीफ करने लगे। इसलिए क्योंकि कांग्रेस दूरगामी फैसले लेती है, गरीबों के लिए सोचती है। तो सवाल ये है, हम पुरानी पेंशन की बात करते हैं, हम एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सस्ती बिजली होनी चाहिए, हम कहते हैं कि सस्ते उर्वरक होने चाहिए, हम कहते हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर सबको मिलना चाहिए, हम कहते हैं कि जो नौकरियां 30 लाख पद खाली हैं, जो मोदी सरकार ने लगभग इनके आंकड़ों के अनुसार 9.5 लाख करोड़ पद इन्होंने रद्द किया है, इन सारे पदों पे हम भर्ती करेंगे। और जब एक युवा को नौकरी मिलती है तो उसकी 3 पीढ़ियां संवर जाती हैं, एक उसके पिता की पीढ़ी संवर जाती है, एक उसकी पीढ़ी संवर जाती है और एक उसके बच्चों की पीढ़ी संवर जाती है। और ऐसे हम देश और समाज का उत्थान करना चाहते हैं। धन्यवाद। कहिए विवेक जी, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? हमारे टाइम को बोलना है, टाइम पे ऐसा होता है। टाइम क्या बात उन्हें पता है? इजराइल में कोई बेरोजगार नहीं है। इजराइल वहाँ की- बहुत इजराइल अच्छी की बात आबादी- कह रहे थे, वो भूल गया मैं। इस पे आप जवाब दे दें तो मैं बताता हूँ। टाइम की आबादी नहीं है, टाइम की आबादी काफी कम है, मुझे लगता है 1.5 लोग वहाँ वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने भूगर्भ के हिसाब से फिलिस्तीन से घिरा हुआ है। और अक्सर आपने देखा अभी इजराइल फिलिस्तीन में श्वेता जी, आप बताइए। नहीं, आप मेरी पहले बात बात पूरी कर हाँ, रहे हैं। अभी की बात पहले बताइए। तो वो तर्क तो वहीं कट जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका कहना था कि एक मुश्त पैसा देना, इसमें नहीं था। इनके कहने का मतलब ये आप उनसे पेंशन छीन लो, आप उनसे सुविधा छीन लो, आप उनके शहीद का दर्जा नहीं और भी लोग बोल रहे हैं, ये कभी मुझे आपका बोला क्या रहा है, तो बात कर क्या रहा है वो अपने पूरे आत्मबल से लड़ेंगे। सबसे बड़ा आप सवाल पीछे होकर बैठिए आराम से, आप बोले बहुत अग्निवीर पे मैं 2 लाइन बहुत जरूरी है। नहीं कोई जरूरत मैं चाहूंगा अग्निवीर पे मेरा ये कहना बहुत सही कह रहे थे अभी गुप्ता जी। इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ बेरोजगारी नहीं, वो बहुत सक्षम देश है, तो वहाँ कोई बाई चॉइस फोर्स में नहीं जा। इस वजह से चूंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है और कोई देश की रक्षा के लिए कौन जाएगा, हर किसी के पास पैसे है, रोजगार है, तो देश की रक्षा कौन करेगा। इस वजह से इजराइल में सैन्य सेवा कंपलसरी की गई, जिससे कि हर व्यक्ति 4 वर्षों के लिए देश की सेवा करेगा और उसके बाद देश सुरक्षित भी रहेगा। और किसी को सेना में जाके रोजगार नहीं चाहिए। लेकिन आज भारत की स्थिति है, सैन्य गौरव के साथ यहाँ लोग रोजगार के लिए जाते हैं। और जो इस सरकार ने किया कि जो शहीद होगा उसको सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये उस सैन्य प्राइड के साथ उन्होंने छलावा किया है। इस वजह से मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूं, किसी भी पारंपरिक भाजपाई जनसंघी या आरएसएस के घर में कोई व्यक्ति सेना में नहीं होगा तो उसको क्या पता कि सेना में जाने का गौरव क्या है, शहादत का गौरव क्या है।